नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका प्रकाश संश्लेषण की वीडियोस की श्रृंखला में। अब तक हमने प्रकाश संश्लेषण की कार्य प्रणाली के अंतर्गत प्रकाशिक अभिक्रियाओं, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का वर्णन किया था। अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में केल्विन चक्र और केल्विन चक्र में रुबिस्को के साथ जो समस्या थी, यानी प्रकाश श्वसन, और प्रकाश श्वसन के निवारण के लिए प्रकृति ने जिन नए प्रकार के पादपों का विकास किया उनमें पाई जाने वाली क्रेन्ज एनाटॉमी के बारे में पढ़ लिया है। अब क्रेन्ज एनाटॉमी युक्त जो पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसका प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के स्थान पर 4 कार्बन वाला यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। इस कारण से इन पादपों को C4 पादप कहते हैं। और पिछले वीडियो में जैसे मैंने इनके कई उदाहरण बताए थे आपको, ज़्यादातर ये एक बीजपत्री है जिसमें बाजरा है, दूब है, गन्ना, मक्का और जो ज्वार, इनके बारे में बताया था। और 2 द्विबीजपत्रियों के नाम बताए थे। द्विबीजपत्री बहुत कम है लेकिन उनके भी नाम आपको बताए थे, एमेरेंथस और यूफोर्बिया। ठीक है। अब इनमें जो चक्रीय प्रक्रम है जिसके द्वारा कार्बन का स्थिरीकरण होता है वो 2 कोशिकाओं में होता है, बंडलाच्छेद और पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। इसके बारे में भी हमने उल्लेख अपने पिछले वीडियो में किया था। और इस C4 चक्र का विस्तार से वर्णन किया था हैच और स्लैक ने, इसलिए इस C4 चक्र का दूसरा नाम है हैच स्लैक साइकिल। हैच स्लैक साइकिल शुरू करने से पहले कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि ये बाजरा जो है और गन्ना, मक्का, दूब वगैरह इनको तो हमने देखा है, लेकिन ये यूफोर्बिया और ये एमेरेंथस कैसे होते हैं देखने में। तो पहले उन 2 पादपों को मैं चित्र के द्वारा दर्शाता हूँ। ये यूफोर्बिया पादप है, आपने देखा होगा सजावट के लिए बहुत से घरों में इसको उगाते हैं। ये एमेरेंथस, इसका भी अपने घरों में कई जगह आपने देखा होगा उगाया जाता है। ये दोनों द्विबीजपत्री हैं, C4 पादप है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं C4 चक्र की कार्य प्रणाली पर। जैसे कि हमने देखा कि इनमें क्रेन्ज एनाटॉमी होती है जिसमें 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं। इसको पर्णमध्योतक बनाया मैंने इस भाग को, और इसके नीचे अलग से बंडलाच्छेद कोशिका दिखाई गई है। बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल लिखा गया है। ठीक है। अब इसकी कार्य प्रणाली चलते हैं। सबसे पहले वायुमंडलीय जो CO2 है उसको वो मीजोफिल सेल में प्रथम CO2 ग्राही फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है। C3 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही था RUBP, 5 कार्बन युक्त। यहाँ प्रथम CO2 ग्राही है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। और ये CO2 को ग्रहण करके इसमें 3 कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन मिलकर 4 कार्बन युक्त यौगिक बनाता है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA शॉर्टकट में। यहाँ जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसका नाम है PEPकेज, शॉर्टकट में पेपकेज बोलते हैं, पेपकेज, या पूरा नाम कहें तो फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, इसको हम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हैं। और ये इस C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, इसलिए ये चक्र C4 चक्र, और जिन पादपों में ये चक्र होता है वो C4 पादप कहलाते हैं। अब इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का अपचयन होता है। अपचयन के लिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन देने वाला NADPH+H+ है, और ये हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन देकर बदल जाते हैं NADP+ में,
और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मेलिक एसिड में, मेलिक एसिड में बदल जाता है। मेलिक एसिड का स्थानांतरण पर्णमध्योतक कोशिका से बंडलाच्छद कोशिका में होता है। बंडलाच्छद कोशिका में मेलिक एसिड आ जाता है। यहाँ इसका ऑक्सीकीय वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सीकरण प्लस वी कार्बोक्सिलीकरण। ऑक्सीकरण और वी कार्बोक्सिलीकरण दोनों साथ होंगे, ठीक है, इसलिए कहेंगे ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण आपको जैसे बताया, एक बार पुनः स्मरण करवाते हैं, और अगला जल्दी हम लोग श्वसन वाला चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें भी हम लोग देखेंगे जितने भी ऑक्सीकरण हो रहे हैं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के निकास से हो रहे हैं, ऑक्सीजन के जुड़ने से नहीं होगा। तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकास होगा, जिसको ग्रहण करेगा NADP, ये NADP बदल गया NADPH+H+ में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, वी कार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकरण प्लस वी कार्बोक्सिलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ये 4 कार्बन का मेलिक एसिड था, तो CO2 निकल गई, तो अब बना पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन वाला है, पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन वाला है। क्रेन्स एनाटॉमी वाला जब जो वीडियो है आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने बताया आपको कि रूबिस्को जो है बंडलाच्छद कोशिका में, और प्रकाश श्वसन से बचने के लिए रूबिस्को के चारों ओर CO2 की सांद्रता उच्च होनी चाहिए, ऑक्सीजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया था, एक रेनल ये है, इसलिए ये जो CO2 है ये रूबिस्को के पास चली जाएगी, RUBP ले लेगा, जबकि पायरुविक एसिड वापस जाएगा बंडलाच्छद कोशिका में। बंडलाच्छद कोशिका में जाकर ये ATP से फॉस्फेट लेकर PEP में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP से फॉस्फेट लेकर PEP में फिर से बदल गया। तो ये एक चक्र हो गया पूरा, यही मुख्य रूप से C4 चक्र, इतना सा C4 चक्र, ठीक है। ये C4 चक्र क्यों करना पड़ा? इसीलिए करना पड़ा ताकि प्रकाश श्वसन न हो, CO2 को रूबिस्को के पास त्यागना इसलिए किया गया, इसलिए ये एक्स्ट्रा एक कार्य बढ़ा है। बाकी भोजन बनना है C3 चक्र से ही, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RUBP द्वारा ग्रहण की जाएगी, एंजाइम का नाम रूबिस्को है ही। ये क्रिया केल्विन चक्र या C3 चक्र में का शुरुआती पहली स्टेप है, और केल्विन चक्र के द्वारा भोजन का निर्माण इस बंडलाच्छद कोशिका में हो जाएगा, बंडलाच्छद कोशिका में हो जाएगा। ये केल्विन चक्र पढ़ाते वक्त भी मैंने कहा था कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, यह यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। समस्त पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया यही केल्विन चक्र द्वारा होती है। अब सिर्फ रूबिस्को को ऑक्सीजन से बचाने और प्रकाश श्वसन से बचाने के लिए ये एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा है, ठीक है। एक्स्ट्रा कार्य इसलिए एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा कार्य के लिए एक्स्ट्रा खर्चा। कि आपको स्मरण होगा कि केल्विन चक्र में ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए 18 ATP, C3 चक्र में 18 ATP और 12 NADPH+H+ की आवश्यकता थी। C4 चक्र में 12 अतिरिक्त ATP अणुओं की आवश्यकता होती है, यानी 30 ATP चाहिए, और NADPH+H+ उतना ही चाहिए। ये अंतर है, 12 अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है, ठीक है। कैसे? एक CO2 के लिए एक ATP एक्स्ट्रा तो इधर ही हो गया, और जब 6 CO2 होंगे तब जाके एक ग्लूकोज का अणु बनेगा, इसका मतलब 6 ATP तो यहाँ पे हो गए, और अतिरिक्त 6 ATP अंतर कोशिकीय परिवहन में खर्च होते हैं। अंतर कोशिकीय परिवहन में ये मेलिक एसिड एक कोशिका से दूसरे में जा रहा है, पायरुविक एसिड एक से दूसरे में जा रहा है, अंतर कोशिकीय परिवहन के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर केल्विन चक्र की तुलना में
C4 चक्र में या C4 पादपों को अतिरिक्त 12 ATP की आवश्यकता होती है भोजन निर्माण के लिए, परंतु इनकी उत्पादकता केल्विन चक्र या केवल C3 पादप जो होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी उच्च होती है। प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सबसे कुशल, सबसे योग्य पादप यही हैं। एक बार फिर से समराइज करते हैं। CO2 वायुमंडल से आई, पहला CO2 ग्राही PEP, इसने इसको जोड़कर ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाया। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम पेप्केज, इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका अपचयन हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का मेलिक अम्ल बना। मेलिक अम्ल बंडलाच्छद कोशिका में जाकर ऑक्सीकरण और वी कार्बोक्सिलीकरण दोनों होता है इसका। वी कार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप मुक्त CO2 RUBP ले लेता है उसको, रूबिस को, उसको केल्विन चक्र में भेज देता है और भोजन बन जाता है। जबकि पायरुविक एसिड पुनः मीजोफिल सेल में जाकर PEP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि C3 और C4 चक्र और उनके पादपों में क्या अंतर है, उनके पादपों में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसके लिए पहला जो अंतर को हमने लिया है वो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, प्रथम स्थायी उत्पाद। प्रथम स्थायी उत्पाद C3 पादपों का प्रथम स्थायी उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है जिसका में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। प्रथम CO2 ग्राही C3 चक्र में RUBP 5 कार्बन युक्त, और C4 चक्र में पहला CO2 ग्राही आपने अभी देखा था, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, फिर एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम C3 चक्र या C3 पादपों में केवल रूबिस्को होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जबकि C4 पादपों में कार्बोक्सिलेज एंजाइम 2 है, पेप्केज और रूबिस्को। पेप्केज होता है मीजोफिल सेल में और रूबिस्को होता है बंडलाच्छद कोशिका में। ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी की बात, तो क्रेन्स एनाटॉमी केवल C4 पादपों में होती है इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट, और इनमें नहीं होती इसलिए एब्सेंट। प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं के प्रकार, C3 पादपों में केवल एक प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती है जिनको मीजोफिल सेल्स या पर्णमध्योतक कोशिकाएं कहते हैं। इनमें 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं, बंडलाच्छद कोशिका और मीजोफिल सेल है पर्णमध्योतक कोशिका। इसी प्रकार 2 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, इसलिए 2 अलग अलग प्रकार के हरितलवक हैं। ठीक है, C3 पादपों में केवल एक ही प्रकार के हरितलवक जो ग्रेना युक्त होते हैं, और C4 पादपों में 2 प्रकार के हरितलवक, जो मीजोफिल सेल में जो हरितलवक है वो ग्रेना युक्त, बंडलाच्छद में जो हरितलवक है वो ग्रेना रहित लेकिन स्ट्रोमा पटलिका युक्त होती हैं। ये बहुत बार पिछले वीडियो में मैंने इस बात पर स्ट्रेस दिया था। ठीक है, ग्रेना नहीं है। इस कारण और ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि प्रकाश शोषण से बचा जाए, इसलिए उत्पादकता के मामले में C4 ज़्यादा कुशल हुए और C3 की उत्पादकता C4 की तुलना में कम होती है। ये इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। प्रकाश श्वसन और वार्बर प्रभाव, ये दोनों ही C3 पादपों में तो होती हैं, लेकिन C4 पादपों में दोनों ही घटनाएं नहीं होती, इसीलिए C4 पादपों की उत्पादकता ज़्यादा है। अब ये नवा पॉइंट बहुत काम का है, इसमें लिखा है CO2 कंपनसेशन पॉइंट। पहले कंपनसेशन पॉइंट पर चर्चा करते हैं। कंपनसेशन पॉइंट को हिंदी अनुवाद में कुछ किताबों में संतुलन बिंदु लिखा जाता है। संतुलन बिंदु का क्या अभिप्राय हुआ? संतुलन बिंदु या कंपनसेशन पॉइंट उस बिंदु को कहेंगे जब श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की दर बराबर हो जाती है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की दर बराबर हो जाती है। बहुत से विद्यार्थियों में ये मिसकंसेप्शन है कि पादप दिन में सांस नहीं लेते हैं,
श्वसन नहीं करते हैं, रात्रि में श्वसन करते हैं, ऐसा नहीं है। श्वसन की क्रिया सतत चलती है पादपों में 24 घंटे, और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। पादप हमारी तरह कहीं दौड़ना, उठना, बैठना, चलना फिरना नहीं है, इसलिए उनमें श्वसन दर प्राय स्थिर होती है और प्रकाश संश्लेषण की दर घटती बढ़ती है। तो इसको मान लेते हैं श्वसन की दर है, और ये मान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर है, दूसरा हाथ मेरा। तो जब अंधेरा होता है, सूर्य उदय नहीं हुआ है अभी, तब प्रकाश संश्लेषण 0 है, श्वसन तो स्थिर है। जैसे ही सूर्योदय होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाएगी और एक स्थिति में दोनों की दर बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाएगी दोपहर को, शाम तक। जैसे ही अंधेरा होना प्रारंभ होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर घटती जाएगी, जब अंधेरा हो जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा, लेकिन बीच में ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों की दर बराबर हो जाएगी। ये जब दोनों की दर बराबर हो जाती है, उस स्थिति को कहते हैं संतुलन बिंदु। ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण में जितनी ऑक्सीजन निकलती है वो सब की सब श्वसन में प्रयुक्त हो जाती है। श्वसन के दौरान जितनी CO2 निकलती है वो सब की सब प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कई गुना अधिक होती है, इसलिए ओवरऑल जो ऑक्सीजन रिलीज है वो ज़्यादा है CO2 रिलीज की तुलना में, इसलिए हम कहते हैं दिन में पादप O2 छोड़ते हैं। ठीक है, और जैसे अंधेरा हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण तो शून्य है लेकिन श्वसन तो जारी है, CO2 निकलती रहती है, तो हम कहते हैं रात्रि में पादप CO2 छोड़ते हैं। CO2 दिन में भी छोड़ रहा है वो, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण के कारण से वो कुल मिलाकर ऑक्सीजन विमुक्ति ज़्यादा होती है। अब ये संतुलन बिंदु के लिए अलग अलग है। एक है प्रकाश संतुलन बिंदु, तो हम कहेंगे प्रकाश तीव्रता की वह मात्रा जब श्वसन की दर और प्रकाश संश्लेषण की दर बराबर हो जाती है, उसको कहेंगे प्रकाश संतुलन बिंदु। एक है ताप संतुलन बिंदु, टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट, तो वह तापमान जब श्वसन की दर और प्रकाश संश्लेषण की दर बराबर हो जाती है, उसको कहेंगे टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट। यहाँ पे जो मैंने लिया है वो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, तो इसका परिभाषा हम कहेंगे CO2 की वह सांद्रता जब श्वसन की दर और प्रकाश संश्लेषण की दर बराबर हो जाती है, उसको कहेंगे CO2 संतुलन बिंदु। CO2 की वह सांद्रता जब प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर समान हो जाती है, उसे कहेंगे CO2 संतुलन बिंदु। कोई भी पादप अधिक अवधि तक संतुलन बिंदु की स्थिति में नहीं रह सकता है, ये उनके लिए नुकसानदायक होता है ज़्यादा समय तक संतुलन बिंदु की स्थिति में। ठीक है, और एक प्रकार से अपने को लगता है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, तो अग्र अभिक्रिया वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग, वैसी स्थिति होगी। लगता है अभिक्रिया रुक गई है, लगता है श्वसन प्रकाश संश्लेषण दोनों रुक गए हैं, लेकिन दोनों जारी है, दर दोनों की बराबर है। अब CO2 कंपनसेशन पॉइंट में देखें तो C3 पादपों के लिए उच्च संतुलन बिंदु है 50 से 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और इनके लिए निम्न संतुलन बिंदु है C4 पादपों के लिए, ये है मात्र 8 से 10 ppm। इसका मतलब ये हुआ कि C3 पादप CO2 का कम सदुपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। CO2 ज़्यादा बची हुई रहती है दोनों की तुलना में, ज़्यादा CO2 कहाँ है? C3 पादपों के लिए, तभी उनमें संतुलन बिंदु स्थापित हो जाता है। और C4 पादप तब तक प्रकाश संश्लेषण को ज़्यादा रखते हैं श्वसन से जब तक कि CO2 की सांद्रता बहुत कम नहीं हो गई है। यानी थोड़ी बहुत भी CO2 है तो C4 पादप उसका प्रकाश संश्लेषण जारी रखेंगे। ठीक है, जबकि इनमें ज़्यादा CO2 बची रहती है तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर घटकर श्वसन के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। CO2 को भी ज़्यादा सदुपयोग C4 पादप करते हैं। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूल तापमान, तो ये मानते हैं कि C4 पादप ज़्यादातर जो है उष्णकटिबंधीय इलाकों में मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे तापमान उच्च है और 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। और इनके लिए निम्न थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम अनुकूल तापमान है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये C3 पादप और C4 पादपों के बारे में हमने
पढ़ा, C4 चक्र के बारे में पूरा वर्णन किया। एक CO2 की जब संतुलन बिंदु की बात आई तो हम लोग ये विचार करते हैं कि आप सभी लोग ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का पढ़ते हैं, सुनते आए हैं कि CO2 की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ती जा रही है और भविष्य में और बढ़ने की संभावना है। तो ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो भविष्य में पुनः C3 पादपों का विकास अधिक होगा। ये वैज्ञानिकों का आंकलन है। हालांकि ज़्यादा सही, ज़्यादा दक्ष पादप कौन वे? C4 पादप। परंतु पर्यावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो C3 पादपों का विकास फिर से बढ़ेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का आकलन है। अब एक वीडियो और इस श्रृंखला में हम बनाएंगे, तब प्रकाश संश्लेषण पूर्ण होगा। एक टॉपिक और बचा है CAM, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और साथ में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये वीडियो लेकर मैं आपके सम्मुख अगले वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।